प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले जियो पॉलिटिक्स के तनाजुर में पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने की कोशिशें, मुखालिफ कुव्वतों से मुतालिक इसहाकडार ने बड़े इंकशाफात कर दिए। IMF चाहता है पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करें। वजीर खजाना का इंकशाफ, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर भी एतराज, मुज़ाकरात की कामयाबी न होने का जिम्मेदार IMF करार। डार गैर मुल्की मालियाती इदारे की डिक्टेशन कबूल न करने पर डट गए। आज सेनेट खजाना कमेटी में इसहाकडार ने क्या इंकशाफात किए, चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में, उनसे तफसीलात जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब कराची के मेयर बनने में कामयाब, जमात इस्लामी ने इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। यौम स्याह मनाने का ऐलान, हिमायत के ऐलान के बावजूद PTI अरकान का इंतखाबात का बॉयकॉट। क्या मेयर कराची के इंतखाब के बाद कराची के शहरियों की जिंदगी में कोई बेहतरी आ सकेगी? इसके अलावा बात करेंगे चौधरी परवेज इलाही की अहलिया के वीडियो बयान में बड़े इंकशाफात। परवेज इलाही के अस्पताल आमद पर हद तक आमेर सलूक का इल्जाम, जेल में परवेज इलाही के साथ नारवा सलूक, सेहत बिगड़ गई, मेरे खावन को आम शहरी समझकर कम से कम बुनियादी हुकूक तो दिए जाएं, परवेज इलाही की अहलिया की अपील। ये तमाम टॉपिक्स हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर और चेयरमैन खजाना कमेटी सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम मांडवीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सलीम मांडवीवाला साहब, आज इसहाकडार साहब पेश हुए फाइनली आपकी जो कमेटी है उसके सामने, और बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, अहम स्टेटमेंट्स दी। कुछ मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया है, जिस तरह उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है जो हमारे साथ हो रही है IMF को लेकर इस पूरे तनाजुर में, और बड़े उन्होंने एतराज़ात किए। उन्होंने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर भी एतराज़ किया। ये जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं IMF के हवाले से, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, ये IMF का मसला तो डार साहब के वक्त से नहीं चल रहा। ये अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो ये हफीज शेख साहब के टाइम से चल रहा है। फिर शौकत तरीन साहब आए, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब आए, और अब डार साहब आए। प्रोग्राम वही है, सिर्फ डिफरेंट रिव्यूज हैं। और उनको हर फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने तरीके से एड्रेस किया है। और मुझे याद है शौकत तरीन साहब आए थे, उन्होंने कहा था हफीज शेख साहब ने गलत एग्रीमेंट कर लिया और मैंने उसको दोबारा रीनेगोशिएट किया। इसी तरह मिफ्ता साहब आए थे, उन्होंने कहा जी मैंने दोबारा रीनेगोशिएट किया। तो मुझे लगता है होना शुरू हो गया है कि जो भी नया आदमी आएगा वो दोबारा हमसे रीनेगोशिएट करेगा प्रोग्राम के लिए। और एक बात और भी डार साहब ने की कि अब वो ये भी कह रहे हैं कि जो आपकी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उनकी भी हमें अश्योरेंस चाहिए कि वो ये प्रोग्राम को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये बेसिकली मुझे लगता है कि थोड़ा जो पास्ट में होता रहा है उसका भी ब्रंट फेस कर रहे हैं अपना डार साहब। और ऑब्वियसली कुछ टर्म्स हैं पॉलिटिकली, किसी भी पॉलिटिकल एक्सेप्ट करना, और वो है और वो कहते हैं कि मैं अपनी टर्म्स करवाऊं जो हर फाइनेंस मिनिस्टर चाहेगा। तो ये आके बेसिकली उन्होंने हमें ब्रीफ किया, क्योंकि वो समझते हैं कि कुछ अनरीजनेबल हो रहे हैं IMF वाले। और मैं समझता हूं कि वो अनरीजनेबल इसलिए हो रहे हैं कि जो पास्ट में होता रहा है वो ये समझते हैं कि जो भी आएगा वो उनसे हमेशा आके रीनेगोशिएट करेगा। अच्छा सलीम मांडवीवाला साहब, हमारी प्रोग्राम में अगर आपको याद हो तो ये बात पहले भी हो चुकी है, और जिस वक्त IMF की डील के बारे में कुछ नहीं हो रहा था, क्लियर ऑब्वियस नहीं हो सक रहा था, तो ये सवाल आपसे पूछा था हमने कि ये मामलात जो हैं वो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से लिंक्ड हैं और क्या वो अश्योरेंसेज मांग रहे हैं। तो आपने भी यही बात की थी कि जाहिर है जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें IMF किस तरह से खुल के हमारे साथ बैठ सकता है, बिकॉज अगेन बहुत चेंजेस आती रहती हैं, नई गवर्नमेंट आती है या नए कोई भी आते हैं वजीर खजाना, तो वो फिर नए सिरे से पूरी डिस्कशन शुरू हो जाती है। सो ये तो एक तरह से एक्सपेक्टेड अमल था और ये पहले से भी था, ये लोगों के सामने अब आया है। अब ये जो 31 जून के हवाले से बड़ी खुशखबरी का जिक्र किया है इसहाकडार साहब ने, इसका जरा प्लीज बताइएगा कि ये किस किस्म की खुशखबरी है, कुछ इसके बारे में बताएं। देखिए वो यही खुशखबरी है कि 9th रिव्यू हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, चीजें एक्सेप्ट हो जाएंगी, IMF का जो लास्ट ट्रांच आनी है वो आ जाएगी और हमारा प्रोग्राम जो है वो ऑन बोर्ड हो जाएगा। बस
यही खुशखबरी है, और तो मेरे व्यू में कोई और खुशखबरी ऐसी नहीं थी। सर थैंक यू वेरी मच। ये पहले तो आपको मुबारक हो सर कि ये पूरे तकरीबन मेरा ख्याल 7-8 महीने से ज़ायद के बाद आज वहाँ पे ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसहाक डार साहब जो हैं आपकी कमेटी में आज आए हैं और उन्होंने ब्रीफ किया और बड़ी धुआंधार किस्म की उन्होंने चीज़ें की हैं। और माजी में मुझे याद है मैं भी कमेटी इजलास में आता रहा हूँ, बहुत सारे मेम्बरान जो थे वो नाराज़ रहते थे कि जनाब ये देखें डार साहब बड़े आदमी आते नहीं हैं, भला हम भी यहाँ बातें करते हैं। अल्टीमेटली वो आपकी कमेटी में आ गए। पहले तो मुबारकबाद कबूल करें सर कि फाइनली वो आए हैं आपके पास। अच्छा दूसरा नहीं खासर साहब ऐसी बात नहीं थी, वो हमेशा मेरे से टच में थे और स्टेट मिनिस्टर हमेशा आती रही हैं, ऐसी बात नहीं थी। मतलब ये नहीं वो तो आती ऐसा ये आयशा गौस ये पाशा साहबा तो आती रही हैं। चले आपने अगर उन्हें छुट्टी दी हुई तो जो वो आपने बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं तो फेयर आप। अभी आपने सर कहा कि ये जो पहले वाली जो थी यहाँ पे ये वज़ीर ख़जाना थे या हुकूमतें थीं तो डार साहब को जो भी फेस करना पड़ रहा है, माजी के भी कुछ फैसले हैं या माजी की भी चीज़ें हैं, उनसे आपकी क्या मुराद है? आप उनके मिफ्ता इस्माइल साहब की बात कर रहे हैं, शौकत तरीन साहब की बात कर रहे हैं, या फिर शेख साहब हैं, या ये तीनों का कलेक्टिव बैगेज था जो इनको ये संभालना पड़ गया है? और दूसरा सर आप जी सर जी और दूसरा ये है कि हमने देखा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब है ना वो मतलब नीमे जैसे कहते हैं नीमे चल के मिन्नत तरला करके IMF को राजी करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वहीद मुराद स्टाइल में कराची के हमारे भाई बड़े आपको पता है सॉफ्ट स्पोकन है, वो अपने तरीके से कर रहे थे। हमारे पंजाब का कल्चर आपको पता सुल्तान रही मौला जट टाइप कल्चर है। तो डार साहब ने एक उन्होंने गंडासा उठाया हुआ एक हाथ में और दूसरे हाथ में उन्होंने एक उसके पीस मेकर के तौर पर कभी वो IMF को डंडे से मारने की कोशिश करते हैं, कभी कहते हैं नहीं जनाब आप हमें प्रोग्राम दें। तो ये किस तरह की आप देख रहे हैं कि उनकी मिफ्ता साहब वाला इस्माइल साहब वाला स्टाइल ठीक था कि नीवे चल के सॉफ्ट स्पोकन होके आप उनसे प्रोग्राम लेने की कोशिश करें, या डार साहब ने जो गंडासा उठाया हुआ है IMF पे मतलब पैसे भी लेने हैं और हमने उनको धमकियां भी उनको देनी है, तड़ियाँ भी देनी है? सर क्लासर साहब अब देखें हर आदमी का अपना स्टाइल होता है काम करने का, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि उनका स्टाइल सही है या डार साहब का। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि ये जो मैंने आपको बताया हफीज शेख साहब से ऑनवर्ड अभी तक, वो इसलिए बताया कि IMF ये फील करती है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। हर आदमी आता है वो अपने स्टाइल से डील करता है, हर गवर्नमेंट आती है वो अपने स्टाइल से डील करती है। और एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि हम हमेशा इस गलत फहमी में रहते हैं कि IMF कोई और एक दफा मुझे याद है जब असद उमर साहब थे तो उन्होंने कहा कि जी ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान हमें लोन दे रहा है, हम पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दे आर इवेंचुअली बैंकर्स। द डिफरेंस इज कि आप जिस बैंक से डील करते हैं, जिससे आप लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, मुल्क जो है वो IMF से लोन लेते हैं, तो दे आर आवर बैंकर्स, कंट्रीज बैंकर्स। तो बेसिकली प्रिंसिपल तो वही है, चाहे आप किसी बैंक से लोन लें या मुल्क किसी बैंक से लोन ले। मगर अब ये है कि हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हर दफा जब एक डिफरेंट पॉलिसी के साथ, डिफरेंट प्रपोजल के साथ, डिफरेंट निगोशिएशन के साथ आप उसी बैंक के पास दोबारा जाएंगे तो वो कहेगा भाई मसला क्या है आपका आप पहले ये डिसाइड कर ले कि आपने करना क्या है, फिर आप हमारे पास आए। तो हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला नहीं है कि वो हमें लोन दे रहे हैं या हम उनको दे रहे हैं। हमारा ये मसला है कि दे फील कि वी आर नेवर क्लियर व्हाट वी वांट फ्रॉम IMF। अच्छा सर आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं सर, फाइनेंस कमेटीज़ को बड़े अरसे से हेड कर रहे हैं, आपको किसका मॉडल अच्छा लगता है? या आप अपना आज आप होते तो आप कौन सा मॉडल लेके आते? हफीज शेख साहब वाला मॉडल भी था, इसके बाद शौकत तरीन साहब थे, असद उमर साहब थे, अभी उसके मिफ्ता इस्माइल साहब, डार साहब, पांचवा आपका क्या मॉडल होता है IMF को डील करने के लिए? सर देखें मॉडल का मसला नहीं होता, मसला ये होता है कि आपकी क्या पोजीशन है और आपकी मुल्क की क्या पोजीशन है और आप किस तरीके से IMF को सेटिस्फाई कर सकते हैं फॉर द लोन। इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशन विद IMF और क्या क्या चीजें आप उनसे एक्सेप्ट करवा सकते हैं, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आप डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप देखे जाएं तो पहला प्रोग्राम था, हमारे मेजॉरिटी प्रोग्राम्स जो है ना वो बिफोर कंक्लूजन खत्म हो गए, हम एग्जिट कर गए प्रोग्राम्स में से हमेशा।
और डार साहब ने लास्ट गवर्नमेंट में पूरा पहला प्रोग्राम था जो उन्होंने पूरा भी किया। तो डार साहब को आइडिया तो है कि IMF से किस तरह डील करना है, क्योंकि ही वाज द ओनली वन हु कंप्लीटेड द प्रोग्राम। मगर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे उस वक्त, अब सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। जो इकोनॉमी मिली, जो हालात मिले आपको, वो बड़े डिफिकल्ट हालात थे और अब भी डिफिकल्ट हैं, आज भी डिफिकल्ट हैं। आप स्ट्रगल कर रहे हैं हर फ्रंट के ऊपर। तो अब कीपिंग इन व्यू आपकी जो पोजीशन है, आपने कैसे निगोशिएट करना है IMF से, उस वक्त शायद आप डंडा दिखा के और आंखें दिखा के IMF से डील कर सकते थे। आज हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम डंडा दिखा के उनसे डील कर सकें। आज शायद हमें उनसे झुक के बात करनी है, हमें उन्हें मनाना है। हमें बेसिकली हमारे इंटरेस्ट में है कि हम IMF प्रोग्राम में जाएं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस प्रोग्राम में रहें या ना रहें। सर आपकी बातें बिल्कुल रीजनेबल हैं, लॉजिकल हैं, समझ में आते। कर्जा तो हमने लेना है, लेकिन डार साहब तो वही वाली बात है, उन्होंने गंडासा उठाया हुआ है सर। तो वो तो इस तरीके से, मतलब मैं बैंक में जाऊँ गंडासा लेके जाऊँ, मैनेजर के सर पे बिठा के रखूँ कि भाई साहब $2 अरब का लोन दे, नहीं तो मैं तो अभी कुछ यहाँ पे कर दूंगा। तो ये उनकी स्ट्रेटजी। बल्कि आज वो कह रहे थे, मैं पढ़ा था, वो कह रहे थे कि IMF पाकिस्तान के $2 अरब खा गया है और पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि IMF हमारे $2 अरब खा गया सर और हम ब्लैकमेल हो रहे हैं सर। नहीं खैर, वो उनका ये मतलब नहीं था कि IMF $2 बिलियन खा गया है। उनका मतलब था कि जो उन्होंने देने थे नहीं दिए, तो वो उसको उस टर्म में वो कह रहे थे कि वो खा गए। उनका ये मतलब नहीं था कि वो खा गए। मैं ये समझता हूँ कि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, हर फाइनेंस मिनिस्टर की ये कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान के लिए बेस्ट डील लेके आऊं, पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ दूं। कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर भी ये नहीं चाहता कि किसी तरह के से लोगों का नुकसान हो। मगर अब कई दफा हालात ऐसे हो जाते हैं या कई दफा आप ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। डिफिकल्ट टर्म्स एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, जिसका इफेक्ट लोगों पर पड़ता है। और फिर वो कहते हैं कि जी IMF जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, इस बात में कितनी हकीकत है सर? वो जो जियोपॉलिटिकल बात कर रहे हैं कि चाइना वर्सेस अमेरिका जो लड़ाई चल रही है, तो उसका हम शिकार हो रहे हैं कि मतलब अमेरिकन जो हैं वो पाकिस्तान की इस बात पे खुश नहीं है कि सिपैक दोबारा शुरू किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है या दीगर इश्यूज हैं। तो ये इशारा उनका अगेन उसकी तरफ है डार साहब का, जो अमेरिका और चाइना की उसमें लड़ाई में हम सैंडविच बन गए हैं सर। देखें, इसका मुझे अंदाजा नहीं है इतना, बट डेफिनेटली अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो डार साहब को पता होगी। मगर मेरी जो बातचीत IMF से होती रही है थ्रू आउट, क्योंकि वो हमें भी मिलते हैं, हमसे बात भी करते हैं, तो उसमें मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। बट यू नेवर नो, आज जो हालात हैं, 2 ग्रुप्स बन गए दुनिया में, वो आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसी बात हो। अच्छा मांडवाला साहब, ये भी बताइए कि उन्होंने ये भी कहा कि चाइना को जो है वो IMF पे होने वाली सियासत के बारे में पता चल गया है। सो सिंस ये एक नैरेटिव है जो आ रहा है और आप कह रहे हैं कि मुझे उसका रियलिटी चेक नहीं है, मुझे नहीं पता, तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह से चाइना के साथ हमारी होप्स बन जाएंगी कि हमें चाइना बेल आउट करेगा आने वाले दिनों में इन दी इकोनॉमिक क्राइसिस इफ IMF डील इज कम्प्लीटली ऑफ? देखें, मैं समझता हूँ कि चाइना इज पाकिस्तान फ्रेंड, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। और अभी भी जो डार साहब ने आज ब्रीफिंग दी कि जो बैंक हमें रोल ओवर दे रहे थे लोन्स के, वो उन्होंने रिगार्डलेस, पहले उन्होंने IMF का कहा, बट फिर उन्होंने देखा कि IMF डिले हो रहा है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने उसको हमें रोल ओवर करके वो लोन्स हमें दे दिए। उन्होंने IMF का इंतजार नहीं किया। और इस पॉइंट पे डार साहब ने ये जिक्र किया कि मुझे इसमें जियोपॉलिटिक्स की सिचुएशन लगती है और मुझे ये फील होता है कि शायद इस वजह से हमें हमारी चीजें रोकी जा रही हैं। वर्ल्ड बैंक पैसे रोक रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे रोक रहा है, जो ऑलरेडी एग्रीड है, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन कर चुके हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये जिक्र किया इस बात का कि मुझे इस किस्म की फीलिंग भी होती है। अच्छा सर, आपको याद होगा कि सऊदी अरब
और एक यूई ने कहा था जी हम 3 या 4 अरब डॉलर देंगे, जो आईएमएफ कह रहा था जी आप एक्सटर्नल आप लैंडिंग जो है ना उसका अरेंज करें। तो उसका क्या बना, वो नहीं दे सकते जब तक आईएमएफ हमें क्लियर उन्हें नहीं करेगी, एनओसी नहीं देगी। तो सऊदीज़ और ये यूएई जो है पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे, वो लिंक्ड हैं उसके साथ, इसलिए हमने कभी बात नहीं सुनी। उसके बाद वो खामोशी हो गई सऊदी अरब और यूएई की तरफ से कि 3-4 अरब डॉलर वो जो आना था सर। जी, वो टोटल 6-7 बिलियन डॉलर का जिक्र किया था ना उन्होंने जी। तो वो आईएमएफ ने खुद मुल्कों से कंफर्मेशन भी ली थी। मुझे याद है लास्ट रिव्यू जो हुआ था उस पे उन्होंने कहा था कि जी हम खुद कंफर्म करेंगे, हम आपको ट्रस्ट नहीं करते कि पैसे मिलेंगे आपको कि नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने खुद मुल्कों से कंफर्म करके ये कंफर्मेशन की थी, उसके बाद वो चीजें आगे बढ़ी थी। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने जो कमिटमेंट की है वो आईएमएफ को भी कंफर्म की। अच्छा सर, ये आज वाली जो उन्होंने ब्रीफिंग दी है वेरी इंपॉर्टेंट वन, इससे तो ये लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जिम्मेदार जो है आईएमएफ को करार दे दिया। लंबी चार्जशीट है, यहाँ तक भी कहा गया कुछ ममालिक या बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान में सिविल वार चाहती हैं लाइक श्रीलंका, फिर वो कहते हैं आईएमएफ इनसे डील करे, मुआहदे करे। जो बात जाके होती है कि शायद पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से दुनिया जो है वो मजबूर करना चाहती है कि पाकिस्तान को इस लेवल पर लाएँ कि ये मजबूर हो जाए न्यूक्लियर एसेट्स पे डील करने के लिए। तो हम खुल के बात तो नहीं होती साफ ज़ाहिर है, लेकिन इशारे कनाई में तो यही कुछ कहा जा रहा होता है कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ की शरायत पे चला जाए या वो डिटेल जो मांगना चाहते हैं। सो कोई यहाँ पे हमारे हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं है, हमारी कुछ सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का, मेरा आपका, किसी और का, ये सारा आईएमएफ का कसूर है कि आज पाकिस्तान के पास इसके पास वो फॉरेन रिजर्व नहीं है, पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है तेल खरीदने को, एलएनजी को, जो गवर्नेंस के सारे मसले। मैं तो आज जो डार साहब की पढ़ी है जो मैंने या सुनी है, वो डार साहब तो सारे का सारा उन्होंने मलबा आईएमएफ पे डाल दिया, अपने आप को, हमें, पूरे मुल्क को, हमारी लीड को, हमारे ये हुक्मरानों को, सबको क्लीन चिट दे दिए। वो तो कहते हैं सारे इल्स का मसाइल का जिम्मेदार ही आईएमएफ है सर। नहीं, थोड़ा जरा वो आईएमएफ थोड़े नाराज थे इसकी बात करके, ऐसी बात है नहीं। हम सारा कुछ आईएमएफ से नहीं डाल सकते और हमें ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वी नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स बातचीत की बात करना। तो मेरा नाराज थे तो उस ड्यूरिंग दैट वो ये बातें कर गए, ऐसी बात है नहीं। अच्छा सर, ये मुझे समझ नहीं आती, आईएमएफ के साथ डील ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं या डील खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ को रिश्ता लेके जाए ना सर, भाई की कोई माँ को बाद अपने बेटे से तंग हो तो वो मतलब रिश्ता ना करना चाहती हो, लेकिन बेटे की मजबूर करने पे चली भी जाए तो उसके घर में जाके कहती है लड़की वालों को कि लड़का साड़ा कोई ये थोड़ी सिगरेट भी पीता है, चर्स भी पी लेता है, जुआ भी खेल लेता है, लेकिन की करिए बंद। ये उसी तरह का चक्कर तो नहीं है कि हम चले भी गए हैं लेकिन ना भी हो जाएगा, रिश्ता हो भी सही ना भी हो। तो डार साहब तो कोई इसी तरह का काम कर रहे हैं सर। नहीं, वो इन चीजों में क्लासरा साहब थोड़ी वो इस टाइप की चीजें तो होती है ना, आपको पता है, थोड़ी कभी कभी नाराजगी भी हो जाती है, फिर दोस्ती हो जाती है, तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो ये सर आखिरी महीना रह गया मसलिम मांडवी साहब, आखिरी महीना रह गया बस, जुलाई लास्ट मंथ है सर, इसके बाद तो निगरान हुकूमत आनी है सर। वैसे कोई निगरान हुकूमत आएगी सही सर? बिल्कुल आखिरी महीना है, नहीं हमारे पास जुलाई भी है और इंशाल्लाह देखें, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई हमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कोई आपके पास कोई खबर है, क्योंकि जरदारी साहब के बड़े करीब है, निगरान वजीर आजम कौन बन रहा है सर? तो खबर शेयर ही कर दें सर जी। क्लासरा साहब, आप आईएमएफ से निगरान वजीर आजम पे चले जाते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, इतना बड़ा शिफ्ट मारते हैं आप। वो सर जी मैं के मौके से फायदा उठा ले, शायद कोई खबर निकले हमारे प्रोग्राम में, कोई हमारे भी बल्ले बल्ले हो जाएगी सर। आपके पास खबरें होती हैं? नहीं, मेरे पास इस किस्म की कोई खबर नहीं, और आपको पता है आपसे मैं कुछ नहीं छुपाता, अगर खबर हो तो मैं जरूर दूँ आपको। नहीं, आई अंडरस्टैंड सर, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे सलीम मांडवी वाला साहब, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची की सूरत हाल की। कराची के मेयर जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं और इस पर जमात इस्लामी का क्या स्टांस है, यौम सियाह मनाया जाएगा, ये कहना है जमात इस्लामी का। आने वाले दिनों में क्या होगा, डिलीवर कर पाएंगे ये मेयर या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक क्लासेस। साहब, आज कराची के बारे में इतने अरसे से बात हो रही थी और मेयर कराची को लेके कराची में काफ़ी केओटिक सिचुएशन भी थी। आज बिलाखिर पीपल्स पार्टी का मेयर जो है वो मुंतखब हो गया और जमात इस्लामी कहती है कि ये वोट चोरी हुआ है। अब ये तो पाकिस्तान में एक वतीरा नहीं है कि हर इलेक्शन के बाद कोई एक पार्टी ने कहना होता है कि वोट चोरी हुआ है और दूसरी पार्टी कहती है कि जी हम ठीक जीते हैं। कराची जैसे शहर में और जिस तरह के पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त है, एक तो कल मज़हर अब्बास साहब की एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने कहा था 34% का ये एरिया का मेयर होगा, तो इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, बट हमने माजी में देखा है कि बड़े परफॉर्मिंग मेयर्स रहे हैं। तो कितने परफॉर्मिंग होने की इनकी तवक्को है मुर्तज़ा वहाब की, और ख़ास तौर पे ऐसी आपने 34% की बात की है तो बहुत बड़ा अच्छा खासा लीडिंग फिगर है। यहाँ तो 12%, 15-20% पे लोग वज़ीर आज़म बनते रहे। इतना टर्न आउट रहा है बाद चीज़ों में, जो बाद में बढ़ा चढ़ा के 30 कर लिया तो कभी 40 दिखा। इस मुल्क में मैं आप अभी मुझे याद नहीं था, आप ये सवाल कर लेंगे, नहीं तो मैं आपको डाटा दिखा दूंगा, बल्कि कल किसी वक्त कर लेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते रहे पिछले 30-40 सालों में, इनको कितने % वोट बन के जाते रहे। कभी भी बहुत रेयर, वो भी ले लूँ कि 50% शायद कोई एक आध बनाओ कि आपकी 22 करोड़ का, हम 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं और जो रजिस्टर्ड वोट है उसमें से 50% लोग जो है ना वो वोट डालने के लिए नहीं आते। उससे तो बेहतर आपका तुर्की का वो है, उनका सिस्टम है कि अगर 50% मार्क्स ज़्यादा नहीं लेते आप नंबर तो दोबारा वोटिंग होती है। कभी हमने देखे तैयब एर्दोगान, यहाँ तो वो भी नहीं। हाँ, 20-25% वाले मुल्क के वज़ीर आज़म बने रहे हैं। ये तो फिर भी अगर उसमें कहा है उन्होंने मज़हर साहब ने कि उस पर 34% के मेयर उनका कहने का मकसद था कि कराची के 34% एरिया में ये मेयर परफॉर्म कर पाता है, बाकी का जो एरिया है वो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट। अभी मुझे नहीं पता इनका, लेकिन लीड इनकी आई थिंक 173 इनका है और 170 मेरा ख्याल है ये 3 इनका है और 161 उनका है। एक दो तीन चीजें इसमें, 2-3 मॉडल थे जो अब तक हम देख रहे थे यहाँ पे माजी के। एक तो ये है कि पहली दफा ये पीपल्स पार्टी का कोई मेयर बना है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा रिसेंट हिस्ट्री में। इससे पहले जमात इस्लामी और MQM जो है ना, वोट बैंक जो कराची शहर का था ओरिजिनली तौर पर 3-4 पार्टीज का था। इससे पहले उसमें शाह अहमद नूरानी साहब थे, उनकी पार्टी थी जमीयत उलमा इस्लाम थी, वो 70s में वो करती थी। फिर जमात इस्लामी का अच्छा खासा वोट बैंक था, इन्हीं के मेयर रहे हैं। फिर MQM का रईस हुआ। बेसिकली MQM ने जमात इस्लामी और JUI का जो वोट बैंक था उन्होंने ले लिया, जिस पे इनको साफ ज़ाहिर है ये इनके जमात इस्लामी और MQM की इनके आपस में अच्छी खासी लड़ाई झगड़े भी रहे हैं। अब जाके बड़े अरसे बाद दरमियान में हमने देखा है कि इनके उन जनरल ज़िया साहब के दौर में भी एक आध इनको पावर थी, क्लाउड था जमात इस्लामी के बाद। फिर जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में जब MQM ने बैकआउट किया तो इनके मेयर बन गए थे। नेमतुल्ला खान साहब, उनके भी अच्छी रेपुटेशन सुनी थी, ईमानदार आदमी थे। अब जाके इतने अरसे में ये दरमियान में मुस्तफा कमाल हमने देखा, वो लेते रहे। सो MQM की डोमिनेशन थी। अब जाके उन्होंने रिवाइव किया है इन्होंने हाफिज नईम रहमान साहब ने, और उनको बड़ी मेरा ख्याल दाद मिलनी चाहिए कि एक सेंटर कराची में बैठ के एक तरफ MQM है, एक तरफ PTI है, फिर पीपल्स पार्टी है जिसकी हुकूमत है वहां पर। जरा जहन में रखें, नईम रहमान साहब को इसलिए दाद देनी बनती है, नहीं बन सके, उनकी बदकिस्मती, रिगिंग हुई, बदमाशी हुई, दाबड़ गुस्सनी हुई, बंदे उठा के ले गए, किसी ने कोई पैसे पकड़ लिए, इल्जाम जो भी सारे कुछ लग रहे हैं वो अपनी जगह पे 1 मिनट के लिए छोड़ दें। ये पाकिस्तानी जमहूरियत ऐसा ही है जैसे अब आपने कहा, कोई हमारे लिए खबर नहीं रहेगी अब कि जनाब धांधली होगी, लड़ाई होगी, हम मानते नहीं, इलेक्शन नहीं मानते। असल चीज़ इसमें जो मेरा ख्याल है उनको ये देखना चाहिए, उसमें जो नई चीज़ हुई है कि जमात इस्लामी के एक बंदे ने अकेले सिंगल हैंडेडली उन्होंने इतनी सारी सीटें जीत ली हैं। उन्होंने कराची में लोगों को उन्होंने एक्टिवेट किया, मोबिलाइज किया, गए एक डोर तक गए और वहाँ पे मतलब सब लोगों के लिए ये हैरान कौन ये रिजल्ट थे। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे चलो पीपल्स पार्टी के लेने समझ में आते हैं कि हुकूमत में बैठे हुए हैं, लोगों का फायदा भला कर सकते हैं। लोगों को लगा होगा पीपल्स पार्टी अगर आ जाती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पहले ये शिकायत रहती थी कि जनाब के कराची का वोटर जो है हमें तो वोट देता नहीं है, वो तो MQM को देते, तो हम पैसा क्यों लगाएं यहाँ पे, हम उसमें इंटीरियर सिंध में क्यों ना पैसा लगाएं जहाँ से हमें वोट मिलता है। इसी वजह से कराची कभी डेवलप नहीं हो सका, कराची के जो उन्होंने हालत रख दी। अब हो सकता है कराची के कुछ हल्कों में ये उसमें एहसास आया कि नहीं यार हुकूमत इन्हीं की है, इन्हीं को वोट देते हैं, यही मेयर बन जाए तो शायद कराची की हालत जो है वो बदल जाए। सो एक उसमें नया तजर्बा है कराची के वोटर ने किया है, या यूं कह लें इन्होंने जो उनके मुखालफिन इल्जाम लगाते हैं नईम रहमान साहब, इन्होंने धांधली के जरिए जैसे तैसे कर लिया था। माजी में जो ये टग ऑफ वार रही थी इनकी, वहां पे MQM का मेयर है मोस्टली, या जमात इस्लामी का मेयर है तो हुकूमत किसी और की है, वो वहां पे हुकूमत औरत है, मेयर किसी और का, फंड्स नहीं मिल रहे, गलियां नहीं हो रही, ब्लेम गेम का क्वेश्चन होता था ना हमेशा। कम से कम पीपल्स पार्टी जो है ये नहीं कह सकती कि जनाब के हम जो हैं कि जनाब देखें जी आपने हमें वोट नहीं डाला, मेयर किसी का बना दें, हम क्यों काम करें, वो हमें चलने नहीं देते, वहाँ पे जो कमेटीज हैं वहाँ पे आपकी कारपोरेशंस हैं तो वहाँ पे फलां का बंदा बैठे फलां का बैठे, ये होता है। तो
अच्छा, दूसरी बात यह है कि मुर्तज़ा वहाब जो हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उनकी अगर आप उनको देखें, उनमें कराची में नज़र आते थे, सड़कों पे नज़र आते हैं, बारिश है, पानी है, वो कुछ ना कुछ बिल्डोजर लेके, ट्रैफिक लेके, गाड़ियां लेके पहुंचे हुए थे, ट्वीट कर रहे हैं। सो एक जो मुकाबला था, जो पीपल्स पार्टी की रिवायती सियासत थी कि हम तो घर बैठे हुए हैं, कोई हमें जरूरत नहीं है, भुट्टो के नाम पे वोट पड़ जाएगा। कम से कम पिछले 5 साल इतने आसान नहीं थे इनके, 4 साल अगर आप देखें गुजरे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो थी पीटीआई थी या उसमें नईम रहमान साहब जो थे, इन्होंने बड़ा टफ कंपटीशन दिया है उनको, ये पीपल्स पार्टी को, कि भाई साहब वो दौर गुजर गए, अब आपको अपनी नौजवान लीडरशिप लानी पड़ेगी। अब आपको गलियां, मोहल्ले, सड़कें, पानी, ये आपके खाले वगैरह जो है ना, ये साफ करके दिखाने पड़ेंगे, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो लोग वोट नहीं देंगे। सो मुर्तज़ा वहाब जो है कंपैरेटिवली ये नजर आते थे आपको पिछले कुछ अरसे में, आप नोट करें। इनको एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाया गया था कराची का, जो बाद में इनको हटा दिया गया था, उस वक्त भी हमें नजर आता था। बहरहाल नईम रहमान साहब की बदकिस्मती, मेहनत उन्होंने बड़ी की है, हुकूमतें ऐसे करती हैं। जरदारी साहब तो यहाँ पे हुकूमतें पलट देते हैं, इस्लामाबाद और ये बलोचिस्तान में, तो अपने घर में वो कैसे उनको जीतने देते। अच्छा, उनके पास पैसा है, क्लाउट है, हुकूमत है, और इनके पास नईम रहमान साहब के पास अपनी क्रेडिबिलिटी है, लोग इनको पसंद करते हैं। पैसा नहीं होगा इनके पास, सारी पैसे की दरिया को आपने कूजे बंद कर दी, और हाफिज नईम साहब के जो गम को है ना, आपने मैं कोशिश और बहुत आपने ब्रीफली उसको बयान कर दिया कि पैसे होते हैं इनके पास, रोकड़ा होता है, तो आज वो भी। ब्रेक का वक्त हो रहा है क्लास साहब, और ब्रेक के बाद बात करेंगे जो परवेज इलाही की एहलिया की एक वीडियो बयान सामने आया, उसके हवाले से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लास साहब बात करेंगे परवेज इलाही साहब के हवाले से। परवेज इलाही साहब की एक वीडियो आई जिसमें उनकी हालत जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, कल भी हमने इसका जिक्र किया प्रोग्राम में। फिर उनकी एहलिया का वीडियो बयान आया है, जेल में उनकी मुलाकात हुई परवेज इलाही से, उसके बाद उन्होंने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए, काफ़ी उनका कहना था कि उनके साथ बुरा सलूक रवा रखा जा रहा है, 77 उनकी एज है। इनसाइड स्टोरी क्या, लेकिन जो उसका मैसेज था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा जो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और डटे रहेंगे, तो ये क्या स्टोरी है? बड़ा आपको पता है, परवेज इलाही साहब की हुकूमत पे, स्टाइल पे हम नाकद भी रहे हैं, तनकीद भी करते रहे हैं, बहुत सारी उन्होंने यहाँ पे कोई गुफ्तगू भी हुई है। साहब ज़रा वो एक पब्लिक फिगर हैं, वज़ीर आला हैं, पोजीशंस हैं, तो एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर हम क्रिटिकली उनकी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं होती, सम टाइम आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आपको ये चीज़ें हाईलाइट करनी पड़ती हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें ज़रूर हैं जो वो चौधरी परवेज इलाही साहब खुद भी कह रहे थे कल। उन्होंने कहा मैं खुद भी वज़ीर आला रहा हूँ, मैंने कोई इस लेवल पर जाके विक्टिमाइजेशन जो है अपने मुखालफिन या उनको नहीं की, बल्कि मुझे याद है, मुझे कहने दें कि उस वक्त जब ये हमज़ा शहबाज जो हैं ये उसमें थे, यहाँ पे ये शरीफ फैमिली चली गई थी यहाँ से डील करके जनरल मुशर्रफ से, और पीछे हमज़ा शहबाज को छोड़ गए थे, तो ये वज़ीर आला थे वहाँ पे एज ए गारंटी के तौर पर हमज़ा शहबाज को छोड़ गए थे कि आपने नवाज शरीफ साहब के कुछ 40-50 करोड़ के जुर्माने थे जो उन्होंने नैब को अदा करने थे, जो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने किस्तों में अदा किया, और उनको एज ए गारंटी के रखा गया था कि जो डील नैब से हुई है, पैसे देने हैं ना बैंकों वगैरह के, या लोन लिए हैं या जुर्माने हैं, वो आप देंगे यहाँ पे, तो इसलिए वो रहे और उन्होंने किस्तों में दिए। ये एक अलहदा चीज़ है। 2008 में जब ये वापस आए, सारा उन्होंने सूद समेत नैब से पैसे वापस ले लिए थे। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ था कि शरीफ फैमिली ने अपने 40-50 करोड़ रुपए जुर्माने जो दिए थे नैब को, वो जुर्माने उन्होंने वापस ले लिए थे। वो उन्होंने खैर वो सेटल हो गया, लेकिन उस वक्त भी ये जो हमज़ा शहबाज थे, उनको चौधरी परवेज इलाही या चौधरी ये शुजात हुसैन साहब जो हैं, ये उनसे राब्ते में थे और उनको फैसिलिटीज़ देते रहते हैं कि जनाब आपके वालिदैन यहाँ पे नहीं है, आप अकेले बच्चे, जवान बच्चा था उस वक्त, तो कोई हमारे लायक, कोई हमारी खिदमत। सो दे प्लेड ए वेरी सॉफ्ट रोल इन चौधरी का, उस हवाले से बड़ा। जब स्पीकर थे तब भी राहदारी रिमांड वगैरह, उसी पे आ रहा हूँ। जब स्पीकर बने और इनको नैब ने इनको गिरफ्तार किया था, उस वक्त भी ये उनको फैसिलिटीज देते हुए इमरान खान साहब नाराज हो गए थे चौधरी परवेज इलाही साहब से कि आप डबल गेम खेल रहे हैं, आप जो है ना यहाँ शरीफों के बरखुरदार जो हमजा साहब जो हैं उनके साथ मिल मिला के फ्यूचर की अलाइनमेंट, फ्यूचर के अलायंसेस देख रहे हैं, आप उनको यहाँ पे प्रोडक्शन आर्डर पे उनको बुलाना। इमरान खान साहब खुश नहीं थे कि हमजा शहबाज को प्रोडक्शन आर्डर्स पे आप क्यों बुलाते हैं। परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को नाराज करके भी वो ये प्रोडक्शन पे आर्डर पे बुलाते थे कि हमें सियासत में इतनी तलखियां जो हैं वो नहीं ले जानी चाहिए कि आप कल को एक दूसरे के फैमिलीज के बच्चे हैं पकड़े गए हैं तो उनको वहाँ पे आप उसमें जेल हुकाम के जरिए, पुलिस के जरिए उनके साथ ज्यादती करें। अभी भी ये कुछ हो रहा है। अब मसला ये है कि यहाँ पे ये जो इनकी भांजी है परवेज इलाही साहब की, वो मोहसिन नकवी साहब की वो मिसेज हैं। अब जरा रिश्ता जरा मुलाहिजा फरमाएं। मोहसिन नकवी साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं और फुल फ्लैज्ड पावरफुल है। निगरान भी आप उनका नाम के साथ नहीं लिखा जाता कि पूरे चीफ मिनिस्टर हैं। उन्हीं के दौर में आपकी भांजी के जो मामू हैं या आपके मामू ससुर हैं वो जेल में हैं।
और जो हालत हमने कल देखी है वो आपके सामने है। उनके घरों पे उसमें वो आर्मर्ड गाड़ियां जा रही हैं, उनको गिराया जा रहा है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। इल्जामात होंगे, मैं ये नहीं कहता चौधरी साहब चौधरी साहबान जो कि दूध के धुले, ये भी नहीं है, फेयर इनफ। इन्हीं पे हमने स्टोरीज की, हमने स्कैंडल किए। इमरान खान साहब इनके बैंक लोन्स की डिटेल यहाँ पे देते थे, लुट गए, डाकू हैं, चोर हैं, वो सारी जगह पे अपनी जगह पे हैं चीजें। लेकिन आप किसी बंदे को जो आज उनके मिसेज जो हैं, जो चौधरी शुजा साहब की वो बहन है उनकी, जो इस मुल्क के साबिक वजीर आज़म है, अपने इनके भतीजे जो हैं, इनकी मिसेज के जो आज आई हैं, इन परवेज अली साहब की, उन्होंने आके जो बातें की हैं, वेरी टेरिबल और वेरी स्केरिंग सिनारियो, उनके भतीजे इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, चौधरी शुजा साहब इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं। मतलब पॉलिटिक्स इतनी बेरहम हो चुकी है, इतनी बेरहम हो चुकी है। कम से कम आपने गिरफ्तार कर लिया, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फेयर इनफ। इससे पहले भी लोग जेलों में जाते रहे हैं, चले आप उनको बी क्लास दें, उनको देने में क्या हर्ज है कि जब आप एटलीस्ट उनको मेडिकल की फैसिलिटीज दें, उनको सोने की। ये तो दुनिया भर के बड़े बड़े मतलब क्रिमिनल जो हैं, आप उस वेस्टर्न कंट्रीज की जेल देखें, लगते नहीं है जेलें। लोग तो जैसे वहां पे वो पिकनिक बनाने गए हुए, इस तरह की नॉर्वे की जेल के बारे में तो यही कहा जाता है कि लोग जैसे पिकनिक बनाने गए हों। आप कम से कम जो बंदा जेल में चला गया, इन्वेस्टिगेशन करें, जुर्म साबित हो जाए, कल को सजाएं भी दें। लेकिन इस तरह का बैड ट्रीटमेंट देना कि आप उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे रहे। उनकी बेगम को रात को 1:30 बजे डॉक्टर्स ने बुलाया है, वो हॉस्पिटल गई हैं, आप उनको मिलने भी नहीं दे रहे, आप उनको चीजें भी नहीं कह रहे। सो इट्स अ वेरी सैड ऑफ अगर स्टेट ऑफ आसिफ अली जरदारी साहब हूँ या नवाज शरीफ साहब हूँ या अगर शहबाज शरीफ साहब, लोग उन्हें तकलीफें मुश्किलें देखी हुई हैं। आप ये आइन और कानून के तहत जरूर प्रोसीड करें, उनकी गलतियां अपनी जगह पे हैं, बहुत सारी चीजों हम बताते रहते हैं। लेकिन अगर आप आगे इस तरीके का उनके साथ रवैया रखेंगे, वो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं आपके सूबे के, आपके हैं, कल को उनके भी चांसेस हैं। सो पॉलिटिक्स से ये मतलब बेरहमी नहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आई सो मच वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। क्लास साहब,